हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। ओके, जैसा आप सब्जेक्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, कंट्रोल सिस्टम। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जैसा आप जानते हो इस सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज भी है। हमारे इंडस्ट्री की बात करूं या हमारे सराउंडिंग की बात करें, आई थिंक आपके आसपास में भी काफ़ी सारे ऑटोमेटिक सिस्टम आप देखते हो, जैसे एयर कंडीशन है, वॉशिंग मशीन है। ये सब क्या है? ये सारे ऑटोमेटिक सिस्टम। आजकल डे बाय डे गाड़ियाँ आ रही हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, वो सारे ऑटोमेटिक सिस्टम हो रहे हैं। तो जहाँ भी ऑटोमेटिक सिस्टम आएगा वहाँ पे आप समझ लेना कि कंट्रोल सिस्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, तो हम लोग देखा जाए तो काफ़ी सारे ऑटोमेटिक सिस्टम से घिरे हुए हैं, और कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम कभी भी अगर यूज होगा तो वहाँ पे कंट्रोलर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंट्रोलर, क्लियर? ओके, जैसे आप स्विच, आपके घर में स्विच भी लगे होंगे, ऑन ऑफ करते हो आप। रेगुलेटर लगे होते हैं जिसके थ्रू आप रेगुलेटर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आप फैन के स्पीड को भी क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। तो वो सब क्या है? वो सब कंट्रोलर ही तो है। ओके, वो सब काफ़ी डिटेल में हम लोग इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट, अगर सपोज करो ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसमें 97 to 98 मार्क्स भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर? ये कंप्लीट पैकेज मैं आपको दूंगा इस सब्जेक्ट को पढ़ लेने के बाद। ये सब्जेक्ट मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ओके, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स है इसके अंदर, क्या है? मैथ्स है, मैथ्स। ओके, और आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और सिंपल मैथ्स है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ थोड़ा वीक होता है तो वो लोग ये समझ पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट काफ़ी टफ होगा। बिल्कुल नहीं, सिंपल मैथ्स है साहब। जैसे 9th-10th में जो आप पढ़ते थे ना, उसी का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को ज़्यादातर मिलेगा। ओके, ज़्यादातर। ओके, तो सिंपल मैथ्स है, सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना है। ओके, मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा और टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। एक एक टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा आप फील करोगे, इसमें कंफर्टेबल फील करोगे और फुल मार्क्स आप स्कोर करोगे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले कंटेंट का डिस्कस किया है कि आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है, कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। वो सब आपको यहाँ पे 1 by 1 मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। क्लियर? तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख रहे हैं कंटेंट, सिलेबस। ओके, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में 4 से 5 घंटे मैं दूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मुझे बताना है। ओके, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक आइडियाज़ का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, कुछ मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, कुछ ग्राफिकल मॉडल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, फिर एक सिस्टम और एक कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, एक कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है। ओके, फिर वो अलग अलग जो टाइप होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ और भी बेसिक आइडियाज़ का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे पोल जीरो क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। तो ये सब काफ़ी कुछ बेसिक पॉइंट्स इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो एक्चुअली 3 से 4 घंटे तो मिनिमम इस टॉपिक में लगने ही लगने हैं। और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, फिर मैं बात करूँगा यूनिट नंबर 1 का। कई जगह पे यूनिट नंबर 1 ये दिया जाता है, ब्लॉक डायग्राम मॉडल एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम मॉडल एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये आपका यूनिट नंबर 1 होता है। इसको हम लोग BDM भी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसको हम लोग SFG बोलते हैं, SFG शॉर्ट में। सिग्नल फ्लो ग्राफ को SFG, ब्लॉक डायग्राम मॉडल को BDM। क्लियर? तो ये BDM और SFG होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। डेफिनेटली 10 to 20 मार्क्स में क्वेश्चन आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। ब्लॉक डायग्राम मॉडल एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ से
10 to 20 मार्क्स में क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से। मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा, मतलब ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के बाद ये आपका ये सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट जो आपके सिलेबस में होगा वो कवर हो जाएगा। क्लियर? ओके, ये कंप्लीट पैकेज होगा। तो फर्स्ट यूनिट हमारा होता है ब्लॉक डायग्राम मॉडल एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसमें हमें 12 से 14 घंटे लगेंगे इस टॉपिक में। ओके, ब्लॉक डायग्राम मॉडल एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क्स दे देता हूँ। स्टार मार्क्स देखें, इसको मैं दूंगा 4 स्टार, 3 स्टार मैं दूंगा ब्लॉक डायग्राम मॉडल को, और सिग्नल फ्लो ग्राफ को मैं दूंगा 5 स्टार। मतलब आप समझ सकते हो 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार आउट ऑफ 5। मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन ब्लॉक डायग्राम मॉडल, क्योंकि कई सारे ब्लॉक डायग्राम मॉडल के क्वेश्चन को भी हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। तो कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में बोल दिया जाता है डायरेक्टली, ब्लॉक डायग्राम मॉडल का क्वेश्चन होता है और बोल दिया जाता है सॉल्व इट बाय यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम मॉडल का क्वेश्चन होता है और एग्जाम में क्लियरली मेंशन होता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ यूज करके इस ब्लॉक डायग्राम मॉडल वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। ओके, तो इसलिए इसको मैंने 5 स्टार दिया है और इसको कितना 3 स्टार दिया है। ये मैं स्टार जो देता हूँ 5 स्टार आउट ऑफ 5। ओके, आगे टॉपिक्स के अंदर भी मैं 5 स्टार यहाँ पे दूंगा। समझ लेना कि वो इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ से आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 100% होती है या 99% होती है। तो वहाँ पे आपको फोकस अच्छे से करना होगा। क्लियर? तो ब्लॉक डायग्राम मॉडल एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर दैन ब्लॉक डायग्राम मॉडल। क्लियर? तो जहाँ पे मैं 5 स्टार दूंगा वहाँ पे फोकस आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। क्लियर? टाइम रिस्पॉन्स ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। टाइम रिस्पॉन्स अगर बात करूँ मैं तो ये कोर कंट्रोल सिस्टम का पहला यूनिट है। देखो, ब्लॉक डायग्राम मॉडल और सिग्नल फ्लो ग्राफ ये एक ग्राफिकल मॉडल होता है किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, जैसे आप पहले भी पढ़ते आ रहे होंगे, कभी किसी कंप्यूटर को आप रिप्रेजेंट करते हैं या किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ब्लॉक डायग्राम मॉडल बनाते हैं। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम मॉडल क्या होता है? किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल तरीका होता है। वैसे ही सिग्नल फ्लो ग्राफ भी किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल मेथड होता है। ओके, तो ये अगर देखा जाए तो ये ग्राफिकल मॉडल होता है किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, ब्लॉक डायग्राम मॉडल एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्लियर? ओके, तो अगर देखा जाए तो कोर कंट्रोल सिस्टम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। कोर कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होता है कहाँ से? टाइम रिस्पॉन्स से। कोर कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होता है टाइम रिस्पॉन्स से। क्लियर? तो टाइम रिस्पॉन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, ये फंडामेंटल चैप्टर होगा, बेसिक चैप्टर होगा पूरे कंट्रोल सिस्टम के लिए। अगर टाइम रिस्पॉन्स आप समझ पाओगे तभी आप स्टेबिलिटी समझ पाओगे, तभी आप कंट्रोलर का कंसेप्ट समझ पाओगे, तभी आप कंपनसेटर का कंसेप्ट समझ पाओगे। ओके, बिना टाइम रिस्पॉन्स पढ़े हुए आप आगे के टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल भी आपको आइडिया डेवलप नहीं हो सकता है। तो कोर कंट्रोल सिस्टम का फंडामेंटल चैप्टर है साहब टाइम रिस्पॉन्स। बड़ा टॉपिक है, 12-14 घंटे लगेंगे हमें टाइम रिस्पॉन्स को कवर करने में। ओके, बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ओके, यहाँ से 15 मार्क्स में भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 3 पार्ट में हम लोग टाइम रिस्पॉन्स को कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड पार्ट में देखेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एंड थर्ड पार्ट में देखेंगे हम लोग स्टेडी स्टेट एरर। थर्ड पार्ट में देखेंगे स्टेडी स्टेट एरर। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एंड स्टेडी स्टेट एरर, 3 पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। किसको? टाइम रिस्पॉन्स को। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग मूव करेंगे स्टेबिलिटी पे। ओके, अब आप बोलोगे कि सर आपने टाइम रिस्पॉन्स को नहीं बताया कि कितना स्टार दूं, तो टाइम रिस्पॉन्स को मैं देना चाहता हूं
टाइम रिस्पॉन्स को मैं 4 स्टार दूंगा, 4 स्टार। क्लियर। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी, दिस इज हार्ट ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम। ये जो स्टेबिलिटी टॉपिक है ना, स्टेबिलिटी, ये हार्ट है। हार्ट है किसका? आपके कंट्रोल सिस्टम का। ओके, मतलब स्टेबिलिटी से 50 से 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 50 से 60% या 50 से 70% भी, 50 to 70% क्वेश्चन स्टेबिलिटी से ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसको 2 पार्ट में बेसिकली हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है टाइम डोमेन टेक्निक और सेकेंड पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। क्या होता है टाइम डोमेन टेक्निक, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक, वो मैं क्लियर वे में आगे आपको बताऊंगा। बिल्कुल मैंने बोला ना, 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। ओके, और बिल्कुल आप लोग भी एक भी लेक्चर को मिस करेंगे तो अगले लेक्चर में दिक्कत आएगी। ओके, तो ये अच्छी बात है कि ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है तो कभी भी किसी लेक्चर को स्किप करके अगले लेक्चर को पढ़ने का मिस्टेक आप नहीं करना, ठीक है ना। 1 गो में आप इन टू एंड, मतलब स्टार्टिंग टू कंप्लीशन अगर पढ़ोगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल मैं 0 लेवल से और टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइम डोमेन टेक्निक एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। टाइम डोमेन टेक्निक के अंदर भी 2 पार्ट होता है, एक होता है राउथ-हार्टविस्ट क्राइटेरिया, एक होता है रूट-लोकस। राउथ-हार्टविस्ट क्राइटेरिया 2 साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया था, एक थे राउथ साहब, दूसरे थे हार्टविस्ट साहब। ओके, एक राउथ थे, दूसरे हार्टविस्ट थे। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उन दोनों का ये सरनेम है। काफ़ी लोगों को लगता है कि राउथ हार्टविस्ट किसी एक साइंटिस्ट का नाम होगा, नहीं, ये 2 मैथमेटिशियन का नाम था। एक का सरनेम है राउथ, दूसरे का सरनेम है हार्टविस्ट। ओके, तो राउथ हार्टविस्ट क्राइटेरिया बिफोर 1900, 1900 से भी पहले डेवलप हो चुका था। क्लियर। राउथ हार्टविस्ट क्राइटेरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है साहब और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राउथ हार्टविस्ट क्राइटेरिया से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आसान टॉपिक भी है, राउथ हार्टविस्ट क्राइटेरिया आसान है। ओके, तो राउथ हार्टविस्ट क्राइटेरिया को मैं 5 स्टार दूंगा साहब, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 स्टार मैं इसको दूंगा, 5 स्टार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। राउथ हार्टविस्ट क्राइटेरिया आप लोग एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट राउथ हार्टविस्ट क्राइटेरिया है उतना ही इंपॉर्टेंट रूट-लोकस भी है। रूट-लोकस एक्चुअली डेवलप किया था रिचर्ड इवन ने। रिचर्ड इवन इंग्लैंड के रहने वाले थे 1947 में। इधर भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में और उधर इंग्लैंड में रूट-लोकस डेवलप कर रहे थे रिचर्ड इवन साहब। क्लियर। तो आप ऐसा मत बोलना कि अरे ये तो अंग्रेज थे तो हम स्वदेशी माल को ही अपनाएंगे तो इसको रूट-लोकस को नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो 20 नंबर आप अपने एग्जाम में छोड़ के आओगे, क्योंकि 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन रूट-लोकस से आपके एग्जाम में 100% श्योर शॉर्ट गारंटी है पूछा ही जाता है। क्लियर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है साहब ये रूट-लोकस जो रिचर्ड इवन साहब ने डेवलप किया था 1947 में, 1947 में। क्लियर। ये एक्चुअली आपके ये सब सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ना ही आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में कि कौन सा टॉपिक किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था। ये तो बस आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपको। क्लियर ना। ओके, मतलब मैं एक बार कंट्रोल पढ़ा दूँ तो ये आपके ब्लड में इंजेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसा मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि 400-500 बार इस सब्जेक्ट को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओके, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, एकेडमिक लेवल पे भी। तो एक्चुअली ये आपके ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगा एक बार अगर आप जो भी मैं गाइडलाइंस दूंगा उसको बस आपको फॉलो करना है। क्लियर ना। जैसे मैं तो पढ़ा दूंगा, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली आपको रिवीजन आपको करना है साहब, रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। क्लियर ना। तो रिवीजन और प्रैक्टिस 2 काम आपको खुद करना है। ये 2 काम आप करोगे तो ये सब्जेक्ट 100% आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्लियर। मैं आगे बताऊंगा रिवीजन भी किसी भी सब्जेक्ट को कैसे करते हैं, कब कब करते हैं, कितने टाइम के इंटरवल पे करते हैं। क्लियर ना। ओके, तो देखें रूट-लोकस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ रूट-लोकस इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन एनी टॉपिक इन कंट्रोल सिस्टम। आपके एकेडमिक एग्जाम में रूट-लोकस से 20 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये रूट लोकस को पढ़ने में हमें कम से कम 9-10 घंटे तो लग ही जाएंगे, ठीक है। राउथ हार्वेस्ट क्राइटेरिया छोटा टॉपिक है, 4 घंटे में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली रूट लोकस को भी मैं 5 स्टार देना चाहूँगा, 5 स्टार। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साहब रूट लोकस, 5 स्टार इसको भी मैंने दे दिया है। रूट लोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट में, ओके। अगर मैं बात करूँ टाइम रिस्पॉन्स के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक का, टाइम डोमेन टेक्निक के बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। इसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बोडे प्लॉट, दूसरा होता है नाइक्विस्ट प्लॉट, ओके। बोडे प्लॉट बोडे साहब ने डेवलप किया था, बोडे, ओके। डब्ल्यू बोडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। नाइक्विस्ट प्लॉट नाइक्विस्ट साहब ने डेवलप किया था। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे ही इस टॉपिक का नाम है बोडे प्लॉट। बोडे साहब ने डेवलप किया था, डब्ल्यू बोडे, और ये नाइक्विस्ट साहब ने डेवलप किया था, तो इनके नाम पे ये नाइक्विस्ट प्लॉट है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक को भी 2 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बोडे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोडे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट दोनों को मैं देना चाहूँगा 3 to 4 स्टार, ओके। मतलब इम्पॉर्टेंट है, बट इन दोनों टॉपिक के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, ओके। जैसे अगर मानो राउथ हार्वेस्ट क्राइटेरिया एंड रूट लोकस से अगर 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, तो बोडे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट से 20 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट इन दोनों के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। मैं पढ़ाऊँगा तो पूरा ही, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आप लोग को बोलूँगा कि ज़्यादा आपको फोकस रखना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक है, इसको मैं देना चाहूँगा कितना, 3 to 4 स्टार। 3 स्टार 4 स्टार कुछ भी आप दे सकते हो, मतलब ये मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ कि आपको फोकस कहाँ पे ज़्यादा करना है। देखो, जो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, उसमें रिवीजन भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए और प्रैक्टिस भी आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये दोनों अच्छे तरीके से आपका होना चाहिए, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। जैसे ये राउथ हार्वेस्ट रूट लोकस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें अगर आप मानो कि एग्जाम्पल के लिए 40 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो, तो बोडे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट में 20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो एनफ होगा, क्लियर। मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसमें प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना। चलो, इतना आप स्मार्ट, आप इंजीनियर हो तो इतना आपको पता है कि कहाँ पे फोकस आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। चले, मैं इम्पोर्टेंस बताऊंगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। फिर अगला टॉपिक है कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, ओके। देखो, कंट्रोलर एंड कंपनसेटर यूज करके हम लोग सिस्टम के सारे कैरेक्टरिस्टिक को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज करो स्पीड बढ़ाना है तो कौन सा कंट्रोलर यूज करें, स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो कौन सा कंट्रोलर यूज करें, अगर सिस्टम का रिस्पांस का स्पीड बढ़ाना है तो कौन सा कंट्रोलर या कंपनसेटर यूज करें, अगर एरर को कम करना है तो कौन सा कंट्रोलर या कंपनसेटर यूज करें, या ऑसिलेशंस को, सिस्टम में ऑसिलेशंस भी आता है आगे देखोगे आप, अगर उस ऑसिलेशंस को डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है तो कौन सा कंट्रोलर या कंपनसेटर यूज करें। ये सब अच्छे तरीके से मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। काफ़ी फैकल्टी लोग कंट्रोलर को पढ़ा देते हैं कहाँ पे, टाइम रिस्पॉन्स के अंदर ही, क्लियर। लेकिन मैं कंट्रोलर को पढ़ाता हूँ स्टेबिलिटी के बाद, क्योंकि कंट्रोलर के काफ़ी सारे कंसेप्ट को मैं रूट लोकस के अंदर ही दिखा दूंगा, ताकि आपको रट्टा लगाने का ज़रूरत ना पड़े। एक होता है ना रटाफिकेशन, ठीक है। आप लोग इंजीनियर हो, 1 नाइट स्टडी करते हो तो रटाफिकेशन लगाने में एकदम एक्सपर्ट होते हो, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। क्योंकि आप एक बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो सिर्फ एकेडमिक एग्जाम के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो, आगे भी तो फ्यूचर में भी तो काम आएगा। आगे आप कहीं भी प्राइवेट जॉब में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, तो इंटरव्यू एग्जाम में कंट्रोल सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओके। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है साहब। आजकल तो आपको पता है कि ऑटोमेशन पे पूरा हमारा इंडस्ट्री काम कर रहा है, ऑटोमेशन पे। तो कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहा है वहाँ पे ये कंट्रोल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना भी ये सब टेक्निक आप पढ़ोगे ना, राउथ हार्वेस्ट क्राइटेरिया, रूट लोकस, बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, ये सारे ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए डेवलप किया गया। सोचो, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले
ये साइंटिस्ट लोगों ने ये सब टेक्निक डेवलप किया था, और किसके लिए किया था? ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए। तो 100 साल पहले उन्होंने दिमाग में सोचा कि आज से 50 साल 100 साल बाद जो हमारा इंडस्ट्री काम करेगा वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करेगा। तब उन्होंने 100 साल पहले ये जितने भी टेक्निक डेवलप किए गए हैं ना, ये सारे ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए डेवलप किए गए हैं। वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। साहब आप अगर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो सिर्फ रेटाफिकेशन पे काम नहीं करना है, सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज लेना है ऐसा, ठीक है ना। तो 400-500 बार पढ़ाने के बाद मैं इस सब्जेक्ट में एक एक पॉइंट आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चाहे आपका मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम में है या आगे आपके इंटरव्यू एग्ज़ाम में पूछा जाए, या नॉलेज इस सब्जेक्ट का आपको मतलब कंप्लीट पता हो ताकि आपको कॉन्फिडेंस लगे इस सब्जेक्ट में, वो सब मैं कवर करके जाऊंगा इतने टॉपिक के अंदर ही। क्लियर? तो एक एक पॉइंट आप अच्छे तरीके से सुनेंगे, ओके, आपके ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि सब्जेक्ट को एक बार पढ़ो तो समझ के पढ़ो साहब, ओके। क्योंकि मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन प्लस एसोसिएशन। आप सब्जेक्ट को जितना अच्छे तरीके से अपने मानसिक पटल पे विजुअलाइज कर लोगे, भगवान ने आपको भी एक तो ये स्क्रीन होता है जो हम लोगों ने डेवलप किया, और एक भगवान ने हमें स्क्रीन दिया है माइंड के अंदर जिसपे हम लोग चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में सोच पाते हैं। तो जितना अच्छे तरीके से आप सब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हो ना, और कहीं अपने दिमाग में ले जाके एसोसिएट कर देते हो, लिंक कर देते हो ना, तो वो टॉपिक आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, ठीक है ना। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ो ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए, आपको रट्टा लगाने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं कंट्रोलर के इंटायर कंसेप्ट को समझा देता हूँ रूट लोकस के अंदर। रूट लोकस के अंदर ही कंट्रोलर के काफ़ी सारे मैं कंसेप्ट को समझा दूंगा ताकि आपको अलग से इसको मगअप करने का ज़रूरत ना पड़े, रट्टा लगाने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो कंट्रोलर और कंपनसेटर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी रेयर केस में 15 नंबर 20 नंबर में भी पूछ लिया जाए तो अलग बात है, बट जनरली 8 से 10 नंबर में क्वेश्चन कंट्रोलर एंड कंपनसेटर से पूछा जाता है, ओके। कंट्रोलर के कंसेप्ट को मैं रूट लोकस में दिखा देता हूँ और कंपनसेटर के कंसेप्ट को मैं नाइक्विस्ट प्लॉट के अंदर दिखा देता हूँ, ओके। वो सब देखेंगे आगे। देखो, नाइक्विस्ट प्लॉट को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में पोलर प्लॉट, सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। एक्चुअली पोलर प्लॉट इनकम्प्लीट प्लॉट होता है और नाइक्विस्ट प्लॉट कंप्लीट प्लॉट होता है। लेकिन पोलर प्लॉट बनाने आपको आ जाए तो 80-90% नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने आपको आ जाता है। क्लियर? तो पहले पोलर प्लॉट पढ़ेंगे फिर नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ेंगे, ओके। तो कई बार जैसे मैंने सिलेबस में पोलर प्लॉट नहीं लिखा है तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे टेंशन में आ जाएंगे, अरे सर ने तो पोलर प्लॉट नहीं लिखा। तो एक्चुअली मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट इसको 2 पार्ट में हमें कंप्लीट करना है, नाइक्विस्ट प्लॉट को। क्लियर? ओके। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, ओके। अब देखें कंट्रोलर एंड कंपनसेटर के बाद अगला टॉपिक जो आपको दिख रहा है स्टेट स्पेस एनालिसिस या स्टेट स्पेस मॉडल। क्लियर? एक्चुअली स्टेट स्पेस एनालिसिस बीटेक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर पूरे सब्जेक्ट को मैं सपोज करो 50 घंटे में, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 50 घंटे में पढ़ाता हूँ तो 40-45 घंटे में कंट्रोलर कंपनसेटर तक कंप्लीट करूँगा और 5 से 8 घंटे में 5 to 8 आवर्स में स्टेट स्पेस मॉडल कंप्लीट होता है। क्योंकि ये आपके बीटेक लेवल पे काफ़ी मतलब समझो कि इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा अंदर तक है, काफ़ी डेप्थ में नहीं। काफ़ी डेप्थ में जब आप कंट्रोल सिस्टम से एमटेक करते हैं ना तो फिर वहाँ पे स्टेट स्पेस मॉडल काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल बन जाता है। क्लियर? तो वो सब मैं बात करूँगा आगे। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ तो ओवरव्यू में चीज़ें 100% आपको नहीं दिखती हैं, ओके। लेकिन जब टॉपिक आप पढ़ते जाते हैं ना तब चीज़ें आपको 100% आपके मानसिक पटल पे दिख जाती हैं। तो एक्चुअली अभी काफ़ी कुछ आइडिया आपको नहीं है
तो इसलिए अभी जैसे मैं बात करूँगा कि मैथमेटिकल मॉडल दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा होता है स्टेट स्पेस मॉडल। तो ट्रांसफर फंक्शन का यूज यहाँ तक है, कंट्रोलर एंड कंपनसेटर तक है, मतलब यहाँ इंट्रोडक्शन से लेके कंट्रोलर एंड कंपनसेटर तक जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पहला जो मैथमेटिकल मॉडल होता है ट्रांसफर फंक्शन, उसका यूज होगा। और जब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टेट स्पेस मॉडल, तो ये भी एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसके थ्रू किसी सिस्टम को हम लोग अपने कॉपी पेन पे या बोले तो स्मार्ट बोर्ड पे या किसी भी बोर्ड पे या पेपर पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ओके, तो स्टेट स्पेस मॉडल एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, ओके, जिसका यूज बस इस टॉपिक के अंदर ही आपको यहाँ मिलने वाला है, जो मैं डिस्कस करूँगा। जब आगे आप लोग एमटेक करेंगे ना, तो वहाँ पे 80 to 90% यूज स्टेट स्पेस मॉडल का होता है, बस 10 से 20% यूज ट्रांसफर फंक्शन का होता है। क्लियर? तो इसको 1 by 1 हम लोग स्टार्टिंग टू एंड तक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका कंटेंट है, सिलेबस है, जिसको आप लोग अपने कॉपी पे लिखते चलेंगे, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीन को पॉज कर लेना, ये आपके सामने दिख रहा है पूरा सिलेबस, स्क्रीन को आप पॉज करना और फिर इस पूरे सिलेबस को आप लोग अच्छे से अपना फेयर कॉपी, मैं बोलूँगा पैरेलली बनाते रहो। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं ना, रिकॉर्डेड लेक्चर में सोचते हैं कि बस पढ़ते चलते हैं, एक बार पढ़ लेंगे फिर फेयर कॉपी करेंगे, तो एक्चुअली उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। क्योंकि अगर 60 घंटे में मानो इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया, तो 60 घंटे पहले आप ये सब देखोगे, फिर दोबारा देखोगे, फिर 60 घंटे ही लगेंगे। तो ये सब जैसे अभी मैं इंट्रोडक्शन ये सब बता रहा हूँ पिछले 40-45 मिनट से, तो इनका कोई आपको मतलब दोबारा इनका रिवीजन का ज़रूरत तो है नहीं, तो आप ये दोबारा पढ़ोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, इज इट नॉट। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप एक बार अपने फेयर कॉपी को ही बनाते चले, ठीक है। और जो लेक्चर इम्पॉर्टेंट होगा, जो एक बार में अच्छे से समझ में ना आए, उसको आप दोबारा सुन सकते हो। जैसे ये इंट्रोडक्शन टॉपिक चल रहा है, अब इसको दोबारा सुनने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। ओके, जैसे आगे मैं रूट लोगस पढ़ाया, अगर आपको ऐसा लगे कि दोबारा देखना है, तो बस रूट लोगस टॉपिक को डायरेक्ट आप ओपन करो और वापस से उस पूरे वीडियो को सुन लो। क्लियर? जैसे बोडे प्लॉट मैंने पढ़ाया, मानो एक बार में काफ़ी 100% समझ में नहीं आया, 90% समझ में आया, तो फिर आप बोडे प्लॉट टॉपिक को ओपन करो, एक बार में पूरा सुन लो। तो जो टॉपिक 100% आपका एक बार में ही कंप्लीट हो जाए, तो दोबारा आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे वहाँ पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फेयर कॉपी भी आप पैरेलली बनाते चलो, ठीक है ना। प्रैक्टिस और रिवीजन भी आप पैरेलली करते चलो, प्रैक्टिस भी पैरेलली करते चलो, ठीक है ना। एक बार में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, टाइम सेव होगा आपका ना, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ही पूरा आपको 6 महीने तो देना नहीं है ना, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा 15-20 दिन में एक कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, 15-20 दिन में। इतना टारगेट लेके दिमाग में चलोगे, 15 दिन लेके चलोगे तो 20-25 दिन में भी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस कंटेंट, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसको मैंने 5 स्टार दिया है वो आप देख सकते हो, उस पर फोकस थोड़ा ज़्यादा करना है। वैसे पढ़ना तो पूरा ही है, ओके, लेकिन फोकस 5 स्टार वाले टॉपिक पे आपको थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर कंट्रोलर एंड कंपनसेटर को कितना स्टार दें, तो इसको भी मैं दे देना चाहता हूँ। कंट्रोलर एंड कंपनसेटर को मैं दूंगा 3 स्टार, स्टेट स्पेस मॉडल को मैं दूंगा 5 स्टार, ओके ओके 5 स्टार, या बोले तो 4 स्टार। देखो स्टेट स्पेस मॉडल को 4 स्टार। तो ये सब मैंने पूरे कंटेंट को एक बार आपके साथ डिस्कस किया, इसके अंदर पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, 100% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लियर? तो 1 by 1 आपको पढ़ना शुरू करना है। ये जो लेक्चर था पूरा, ये पूरा आपका कंटेंट था, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन एक्चुअली कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे मैंने बोला ना, जितना भी ऑटोमेटिक सिस्टम है, आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं, आपका एयर कंडीशनर है, एसी लगा हुआ होगा घर में, आपके ब्लोअर लगा हुआ होगा, वो सारे ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं। आजकल रोबोट बनने शुरू हो गए हैं,
फॉरेन में तो रोबोट घर घर में काफ़ी लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी एक्सपेंसिव रोबोट का कॉस्ट होता है, 8-10 लाख रुपए होता है, तो अभी इंडिया में हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज से 10-12-15 साल बाद आपके इंडिया में भी घर घर में रोबोट यूज होने लगेंगे, जिनको हम लोग तुरंत ऑर्डर करेंगे, चलो एक गिलास पानी लाओ, एक खाना लेके आओ, समोसा लेके आओ, मार्केट भेज पाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आएंगी, जीपीएस पे हम लोग सेट कर देंगे कि हमें जाना है, सपोज करो हमें जाना है भोपाल से दिल्ली जाना है, तो हमने सेट कर दिया जीपीएस पे भोपाल टू दिल्ली, गाड़ी में बैठ गए, सो गए, गाड़ी आपको सीधे लेके चला जाएगा। क्लियर। तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आजकल फॉरेन में काफ़ी सारी यूज होने लगी हैं, लेकिन कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि हम लोग इंडिया में अभी इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 15-20 साल बाद एक्चुअली आप लोग भी काफ़ी अच्छे से इन सब को यूज करेंगे। आजकल आपको लग रहा होगा कि अरे 15-20 साल बाद ऐसा टेक्नोलॉजी कैसे आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले अगर किसी को आप बोलते कि हम लोग ऐसा होगा कि यहाँ क्लासरूम में पढ़ाएंगे और हमसे 1000 किलोमीटर दूर, 15,000 किलोमीटर दूर कोई स्टूडेंट बैठ के पढ़ पाएगा, तो किसी को विश्वास नहीं होगा। लोग सोचेंगे ऐसा कैसे होगा कि कोई एक जगह पे पढ़ा रहा है बैठा हुआ दिल्ली में, मानो मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ सपोज करो, और कोई स्टूडेंट केरला में पढ़ रहा है या जम्मू कश्मीर में पढ़ रहा है। तो ऐसा 15-20 साल पहले अगर आप बोलते किसी को तो लोग आप पे हंस पड़ते। लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ऐसे ही आज से 15-20 साल बाद ऐसा टेक्नोलॉजी जो फॉरेन में यूज होना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, रोबोट, जो आपके इंडिया में भी यूज होगा। तो इन सब के अंदर कंट्रोल सिस्टम ही तो लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ओके, एक्चुअली मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन के अंदर ही कि दो टाइप का कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो एक्चुअली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मैनुअल सिस्टम होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग 98% फोकस हमारा किस पे रहेगा? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो 98% टॉपिक हम लोग 98% टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं साहब? क्या डिस्कस करने वाले हैं? ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। आप मार्केट में बुक्स भी परचेज करने जाओगे ना, तो बहुत सारी बुक्स ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के नाम से ही आती है, कंट्रोल सिस्टम के नाम से नहीं आती है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। जैसे काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स है बीसी कुओ का, बेंजामिन सी कुओ, बेंजामिन सी कुओ की जो बुक आती है उसका जो नाम है वो कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है। तो एक्चुअली जो हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें 98% फोकस हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ही होगा। तो इसलिए जहाँ भी ऑटोमेटिक सिस्टम आपको दिखेगा आप समझ लेना कि कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ही ये डिवाइस डिपेंड करेगा। जैसे एसी है, वॉशिंग मशीन है, पहले मैनुअल वॉशिंग मशीन आता था, फिर सेमी ऑटोमेटिक आया, फिर आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम आने शुरू हो गए, मैन पावर का यूज कम होने लगा, ठीक है, चीज़ें आपके लिए आसान बन गई। जैसे पहले वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लें, घर घर में यूज करते थे आप, तो आपको क्या करना होता था? आप वहाँ पे खड़े रहते थे, मतलब 1 घंटे कपड़े धुलने में लगा तो आपको वहाँ पे 1 घंटा आपको टाइम देना होता था। लेकिन आजकल फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में आपने कपड़े को डाला, वहाँ पे प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम 1 2 3 4। जैसे नॉर्मल मोड में धोना है तो प्रोग्राम 1, वाइट मोड में धोना है तो प्रोग्राम 2, अगर हेवी मोड में धोना है तो प्रोग्राम 3, अगर वूलन कपड़ों को धोना है तो प्रोग्राम 4। आपने प्रोग्राम सेट किया, स्टार्ट बटन प्रेस किया, बस आप चले गए, कपड़ा धुल जाएगा, ठीक है, रिंज हो जाएगा, फिर रिंज जिसको आप लोग बोलते हैं ना, पानी में डुबो के निकालते हैं, सर्फ निकल जाए तो रिंज बोलते हैं उस प्रोसेस को, और फिर ड्राई हो जाएगा, ओके, और फिर अलार्म बज जाएगा, आप जाओगे कपड़े को निकाल के लाओगे और 80% तक वो ड्राई हो चुका होगा, 20% आप फैन वैन में भी डाल देंगे, 2-4 घंटे में वो पूरा सूख जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको एक बार आपने कपड़ा डाला ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, प्रोग्राम सेट किया, स्टार्ट बटन प्रेस किया, आपका काम खत्म। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना टाइम आपको वॉशिंग मशीन को लगना है उसको लगना है, आपको वहाँ पे खड़ा रहने का ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ें कितनी आसान बन गई हैं साहब, ठीक है। आप एसी आपके घर में लगा होगा, आप रिमोट पे दे देते हो रात में सोने के टाइम में 27 डिग्री सेल्सियस, और आप रिमोट साइड में रखते हो, सो जाते हो।
वो एसी रूम के टेम्परेचर को 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस रखने का कोशिश करता है थ्रू आउट द नाइट, पूरे रात में, ठीक है ना। एम्बियंट बाहर का टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, रात में ठंडी बढ़ जाए घट जाए कुछ भी हो, वो एसी आपके रूम के टेम्परेचर को 27 रखने का कोशिश करता है। ओके, तो ये सब क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ओके, एक बार आपने कमांड बटन प्रेस कर दिया, बस आपका काम खत्म, वो मशीन का काम शुरू, मशीन का काम शुरू। तो ये जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है साहब, कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। आगे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, कैसे एसी को हम इनपुट देते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, रूम का टेम्परेचर 27 हो जाता है, तो कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साहब, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसलिए आपके जब भी आप प्राइवेट जॉब के लिए जाते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हो, तो इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं। इंटरव्यू एग्जाम में भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, टेक्निकल नॉलेज को यहाँ से, आपके टेक्निकल नॉलेज को कंट्रोल सिस्टम के थ्रू टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी यूज होता है, ठीक है ना। कंट्रोल सिस्टम एनालॉग में भी यूज होता है, सर्किट थ्योरी में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है साहब, ठीक है। सर्किट थ्योरी का एप्लीकेशन कंट्रोल सिस्टम है, तो वो बहुत जगह यूज होता है। जब आप पढ़ लोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर, मतलब ये आपका कौन सा लेक्चर था, बस मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोल सिस्टम यूज होता है, कंट्रोल सिस्टम यूज होने से क्या क्या एडवांटेज है आपको, ठीक है, और कंटेंट क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो था इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक और कुछ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.